नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जिनकी रचनात्मकता ना किसी एक दायरे में बंधी नहीं है। वो रंगमंच की खामोशी में भी दिखती है, सिनेमा के पर्दे पर भी, और हाँ, किताबों के पन्नों पर भी। हम बात कर रहे हैं मानव कौल की। हाँ, मानव कौल एक दिलचस्प शख्सियत है वो। बिल्कुल। और उनको समझने के लिए ना हमारे पास कई तरह की सामग्री है। कुछ लेखों के अंश हैं, जैसे एक था मानव कौल, रंगमंच, सिनेमा और लेखन का यायावर। हाँ, वो मैंने भी देखा है। फिर विकिपीडिया से जो बेसिक जानकारी मिलती है वो है एनसीपीए और स्क्रॉल जैसे मंचों पर उनकी बातचीत के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे इंटरव्यूज, उनके पब्लिशर से मिली जानकारी जैसे इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स ग्रुप, हिंद युगम, पेंगुइन, इनसे भी कुछ बातें पता चलती हैं। हाँ, पब्लिशर्स का नजरिया अहम होता है। और जाहिर है फिल्मों और ओटीटी के लिए फिल्म फेयर, नेटफ्लिक्स वगैरह से भी फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो मतलब काफी कुछ है खंगालने को। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इन सबको मिलाकर ना मानव कौल की इस पूरी बहुरंगी यात्रा के सार को पकड़ने की कोशिश करें। मतलब ये जानने की कोशिश कि वो कौन सी अंदर की लय है, कौन सा धागा है जो उनके काम को थिएटर, स्क्रीन, किताब तीनों जगह इतना कनेक्टेड और असरदार बनाता है। सही। और उनकी यात्रा के वो खास पड़ाव कौन से रहे। हाँ, वो मोड़ जिन्होंने उन्हें आज का मानव कौल बनाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। चलो। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं। क्या पता था कि अभिनय, डायरेक्शन, लेखन, इन सबसे पहले मानव कौल एक सीरियस कॉम्पिटिटिव स्विमर थे। अच्छा। तैराक। हाँ। स्टेट और नेशनल लेवल पर तैराकी की है उन्होंने। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और शायद मतलब उनकी कला को समझने में ये बात मदद भी करे। कश्मीर के बारामूला में जन्म हुआ उनका 19 दिसंबर 1976 को। फिर परवरिश हुई मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में। तो ये जो ज्योग्राफी की यात्रा है ना, कश्मीर से एमपी, ये शायद उनके अंदर जो हमेशा यात्राएं चलती रहती हैं उसी का एक बाहरी रूप हो सकता है। और तैराकी, देखिए, खेल सिर्फ फिजिकल नहीं होता, उसमें जबरदस्त अनुशासन चाहिए, एक लय, एक ठहराव की साधना होती है वो। सही बात है। और ये गुण, ये अनुशासन, ये ठहराव उनके बाद के कलात्मक कामों में, चाहे वो थिएटर में डायलॉग्स के बीच का सन्नाटा हो या एक्टिंग में वंडर प्ले जिसे कहते हैं, साफ नजर आता है। हाँ, वो संयम दिखता है। शायद यही चीज उन्हें रोजमर्रे की चीजों में भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ पोएटिक देखने की नजर देती है। और उनकी कला यात्रा का जो पहला और शायद सबसे मजबूत पिलर है वो तो थिएटर ही है, रंगमंच। हाँ बिल्कुल, अरण्य। हाँ, 2004 में मुंबई में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अरण्य शुरू किया और वहीं से उनकी अपनी एक खास नाट्य भाषा, एक विजन डेवलप होना शुरू हुआ। शक्कर के 5 दाने से। एग्जैक्टली। उनका पहला ही नाटक शक्कर के 5 दाने 2004, वो एक बड़ी घटना बन गया था उस वक्त। एक छोटे कस्बे के बिल्कुल आम से लड़के की कहानी, और उसे निभाया था कुमुद मिश्रा ने। हाँ, बेहतरीन एक्टिंग थी वो। सालों तक देश विदेश में शो हुए उसके, अंग्रेजी में भी हुआ। और उसकी जो इंटीमेट शैली थी ना, हाँ, वो बहुत खास थी। मतलब दर्शक और एक्टर के बीच जैसे कोई दीवारी ना हो। बिल्कुल। उसने ना बहुत से नए दर्शकों को हिंदी थिएटर से जोड़ा जो शायद पहले थोड़ा दूर रहते थे। ये बात तो है। और उन्होंने खुद भी ये माना है एनसीपीए की एक बातचीत में, और बड़ी ईमानदारी से कहा कि अगर शक्कर के 5 दाने नहीं चलता ना तो शायद वो मुंबई छोड़ देते या कुछ और करने लगते। अच्छा। तो मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। ये उनकी ईमानदारी भी दिखाता है और उस नाटक की अहमियत भी। हाँ। और उस ईमानदारी के साथ साथ उनकी जो थिएटर की भाषा बनी वो भी बहुत खास है। अक्सर कहते हैं कि वो कम में ज्यादा वाला सिद्धांत है, मिनिमलिज्म। हाँ, मिनिमलिज्म। मंच पर बहुत तामझाम नहीं होता उनके नाटकों में। लिमिटेड रिसोर्स, बहुत सिंपल या कभी कभी एकदम खाली सी स्टेज सेटिंग, और डायलॉग्स के बीच वो ठहराव, खामोशी का इस्तेमाल, वो पॉजेज। हाँ, वो पॉजेज बहुत कुछ कहते हैं। उनके दूसरे नाटक भी हैं, जैसे पीले स्कूटर वाला आदमी, इल्हाम, पार्क, बाली और शंभू, चूहल। हाँ, मैंने चूहल देखा है। अच्छा। तो ये सब नाटक बिना इंसानी रिश्तों की उलझने, यादें, अकेलापन, उम्र बढ़ना, इन जैसे विषयों को बहुत पोएटिक अंदाज में, बड़ी संवेदनशीलता से स्टेज पर लाते हैं। पीले स्कूटर वाला आदमी के लिए तो उन्हें अवार्ड भी मिला था ना? हाँ, 2006 में मेटा अवार्ड बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। राइट। और कई क्रिटिक्स और पढ़ने वाले उनके नाटकों में और बाद में उनके लेखन में भी हिंदी के बड़े लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल और निर्मल वर्मा। हाँ, उनका जिक्र आता है। उनका प्रभाव देखते हैं। और मजे की बात यह है कि मानव कौल खुद भी इन प्रभावों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो वो छुपाते नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि वो प्रेरणाओं से भागते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हुए, एक डायलॉग बनाते हुए अपनी राह बना रहे हैं।
तो थिएटर में एक पहचान बनी, फिर रास्ता मुड़ा सिनेमा और ओटीटी की तरफ। हाँ, शुरुआत तो छोटी भूमिकाओं से ही हुई थी शायद। कायपोचे में वो एक नेता का रोल था। हाँ वो था, लेकिन जो पहचान मिली वो शायद सिटी लाइट्स से थी, 2014 में। हाँ, सिटी लाइट्स, राजकुमार राव के साथ वो विष्णु का किरदार, वो तो बहुतों को याद होगा। बहुत ज्यादा। उसने उन्हें एक वाइडर पहचान दी। उसके बाद तो खैर कई यादगार रोल्स आए। वजीर में थे वो 2016 में। हाँ, वो थोड़ा रहस्यमयी सा किरदार था। फिर जॉली एलएलबी 2 2017 में इकबाल कासिम का वो छोटा सा पर बहुत असरदार रोल था। बेहद मार्मिक। और खासकर तुम्हारी सुलू 2017, विद्या बालन के पति अशोक का किरदार। हाँ, वो बहुत पसंद किया गया था। उसके लिए तो उन्हें 2018 में फिल्मफेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। अच्छा, नॉमिनेशन मिला था। हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज दिखती है उनके अभिनय में, जिसे कहते हैं अंडरप्ले। अंडरप्ले मतलब बहुत संयम से एक्टिंग करना, बिना ज्यादा हल्ले गुल्ले के, बिना मेलोड्रामा के, गहरी और कॉम्प्लेक्स भावनाओं को दिखाना। हाँ, वो चिल्लाते नहीं है स्क्रीन पर। बिल्कुल। सिटी लाइट्स का वो बेबस लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला विष्णु, या जॉली एलएलबी 2 का वो टूटा हुआ इकबाल कासिम, या तुम्हारी सुलू का वो सपोर्टिव सेंसिटिव पति, ये किरदार कम स्क्रीन टाइम में भी याद रह जाते हैं। सही कह रहे हैं। जो जानकारी मिलती है उससे लगता है कि वो किरदारों के सिर्फ ऊपरी चित्रण से बचते हैं, उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। और यही संयम उन्हें साइना 2021 के लिए भी। हाँ, जिसमें वो कोच बने थे। हाँ, साइना नेहवाल के कोच, उसके लिए भी उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला था। अच्छा, एक सवाल है, क्या सोर्सेस इस पर कुछ कहते हैं कि थिएटर का जो उनका अनुभव है, जहां तो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है ऑडियंस के लिए, वो उनके इस सिनेमैटिक अंडरप्ले को कैसे इफेक्ट करता है? ये जानबूझकर किया गया चुनाव है या बस कैमरे की जरूरत? देखिए, सोर्सेज सीधे सीधे इस कॉन्ट्रास्ट पर तो बात नहीं करते, लेकिन जो पैटर्न दिखता है ना, वो ये है कि मानव कौल मीडियम को लेकर बहुत सजग कलाकार लगते हैं। वो शायद समझते हैं कि थिएटर में आवाज और बॉडी लैंग्वेज को आखिरी रो तक पहुंचाना होता है, जबकि कैमरा तो क्लोजअप में एक जरा सी हरकत, एक नजर का बदलना भी पकड़ लेता है। सही। तो उनका ये अंडरप्ले शायद थिएटर से सीखी हुई इमोशंस की गहरी समझ और कैमरे की जरूरत के हिसाब से उसे ढलने की जो क्षमता है, उसका मिक्सचर है। ये एक सोचा समझा कलात्मक चुनाव ज्यादा लगता है, मीडियम की मांग को समझते हुए। और ये रेंज सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही, ओटीटी पर भी दिखी। नेटफ्लिक्स की वो हॉरर सीरीज थी घूल 2018। हाँ, कर्नल सुनील डकुन्ना, दमदार रोल का। फिर द वर्डिक्ट, स्टेट वर्सेस नानावटी 2019 में कावस नानावटी बने थे। हाँ, वो भी काफी चर्चित रहा। फिर माधुरी दीक्षित के साथ द फेम गेम 2022 में भी थे। और हाल ही में त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर 2024, उसमें तो टाइटल रोल ही निभाया उन्होंने। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग ही था। और Z5 पर नेल पॉलिश जैसी फिल्में भी हैं जहां बहुत चैलेंजिंग किरदार था। तो मतलब वो टाइपकास्ट नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे रोल्स मिलकर उन्हें सिर्फ एक कैरेक्टर एक्टर के खांचे से बाहर निकालते हैं। वो एक ऐसे एक्टर के तौर पर सामने आते हैं जो किरदारों की स्किन के नीचे उतरकर उनकी आत्मा, उनकी उलझनों को पकड़ने की कोशिश करता है। शायद वही थिएटर वाली गहराई है जो सिनेमा के संयम के साथ मिल जाती है। हाँ, हो सकता है। पर्दे पर उसका एक अलग ही असर पैदा होता है। अच्छा, अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। लेखन, एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ साथ मानव कौल ने लिखना भी शुरू किया। हाँ, ये भी उनका एक अहम पहलू है। करीब 2016 के आसपास उनकी किताबें छपनी शुरू हुईं और देखते ही देखते वो हिंदी के कंटेम्प्रेरी राइटर्स में एक बहुत पॉपुलर नाम बन गए। हाँ, उनकी पहली किताब ठीक तुम्हारे पीछे, वो तो बेस्ट सेलर हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ी है। वो छोटी छोटी कहानियां या गद्दे के टुकड़े हैं उसमें। शहर, यादें, रिश्ते, प्यार, बहुत ही पर्सनल, धीमे अंदाज में। बिल्कुल। और पब्लिशर्स की जानकारी और बेस्ट सेलर लिस्ट देखें तो पता चलता है कि उनकी कई किताबें लगातार अच्छा करती रही हैं। ये दिखाता है कि उनका एक बड़ा रीडर बेस है। उनकी और कौन-कौन सी किताबें चर्चित रहीं? तुम्हारे बारे में है, फिर एक यात्रा वृत्तांत है, बहुत दूर कितना दूर होता है। रूह नाम की किताब है जो उनके कश्मीर जाने का अनुभव है। हाँ, रूह का जिक्र आपने किया था। हाल में एक कविता संग्रह आया, तितली। गद्य संग्रह हैं, टूटी हुई बिखरी बिखरी कतर ने। एक साक्षात्कारों पर आधारित किताब भी है, साक्षात्कार। काफी किताबें हैं। हाँ, और इन सब में ना एक खास तरह की मानव भाषा मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए हुए पल, मामूली अनुभवों में छिपी हुई कोमलता और उदासी, और एक गहरी इंटीमेसी। रूह के बारे में आपने कहा कि वो कश्मीर यात्रा है। स्क्रोल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि ये सिर्फ एक जगह जाना नहीं था, बल्कि अपने पास्ट, अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक मुश्किल,
इमोशनली भारी पड़ने वाली अंदरूनी यात्रा थी। हाँ, एक तरह की घर वापसी जो कभी आसान नहीं होती। सही। और अब तो उनका दायरा सिर्फ हिंदी तक ही नहीं रहा है, उनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद आया है, अ बर्ड ऑन माई विंडो सेल, 2023। अच्छा, अंग्रेजी में भी? हाँ, और उनकी दूसरी किताबें भी अंग्रेजी में आ रही हैं, जैसे अंडर द नाइट जैस्मिन 2024, और एक आने वाली है अ टेम्पल ऑफ नो गॉड्स 2025। तो मतलब उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो कहने का तरीका है, वो भाषा की सीमाएं लांघ रहा है। अगर उनकी लिखने की स्टाइल की बात करें तो जैसा आपने पहले इशारा किया था, कई लोग उसमें विनोद कुमार शुक्ल और निर्मल वर्मा की झलक देखते हैं। हाँ, ये बात आती है अक्सर। वो छोटे सधे हुए वाक्य, शब्दों के बीच वो जानबूझकर छोड़ी गई खाली जगह, मीनिंग की कई परतें और एक खास किस्म का ठहराव, ये चीजें उनके थिएटर में भी थीं। बिल्कुल, एक कनेक्शन है। उनकी कहानियों और गद्य में वो शहरी जिंदगी के अनुभव, घूमने फिरने से पैदा हुई बेचैनी, बचपन की वो जिज्ञासा और वक्त के साथ आने वाली एक उदासी सी, ये सब घुल-मिल जाता है। और दिलचस्प ये है कि वो इन प्रभावों को छुपाते नहीं हैं। उन्होंने खुद भी चार्ल्स बुकोव्स्की, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा जैसे लेखकों के लिए अपना एडमायरेशन जाहिर किया है। तो सोर्सेज को देखकर लगता है कि वो इन प्रभावों को सोखते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन फिर उनसे बात करते हुए अपनी एक अलग स्टाइल बनाते हैं। शायद उसे लिरिकल रियलिज्म या काव्यात्मक यथार्थवाद कह सकते हैं। लिरिकल रियलिज्म अच्छा टर्म है। मतलब एक ऐसी स्टाइल जो है तो यथार्थ के धरातल पर, लेकिन उसे देखती एक कवि की नज़र से है। उसकी अंदरूनी लय, उसके संगीत को पकड़ने की कोशिश करती है। ये वही नजरिया है जो उनके नाटकों के सन्नाटे में या उनकी एक्टिंग के संयम में भी झलकता है। तो हमने उनके थिएटर, सिनेमा, ओटीटी और लेखन के सफर को देखा। इन सब के पीछे जो एक सोच, एक फिलॉसफी काम करती लगती है, उसके बारे में सोर्सेस क्या कहते हैं? कुछ ऐसी बातें जो शायद हम सबके काम आए। एक चीज जो बार बार उनके इंटरव्यूज और लेखों में आती है, वो है प्रोसेस पर जोर देना, प्रक्रिया से प्यार करना और परिणाम से थोड़ी दूरी रखना। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, अपने लिए लिखिए, प्रक्रिया का आनंद लीजिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जानकारी ये है कि उन्होंने लिखना शायद 2000 के आसपास शुरू कर दिया था, लेकिन पहली किताब आई 2016 में। ओह, मतलब लगभग 15-16 साल। हाँ, ये जो इतना लंबा गैप है, ये धैर्य दिखाता है, अपने काम को लगातार मांझते रहने और चीजों को धीमे पकने देने में विश्वास दिखाता है। ये धीमी रफ्तार का नैतिक दर्शन, जैसा आप कह रहे थे, क्या ये उनके काम के थीम्स में भी दिखता है? हाँ, काफी हद तक। उनके काम में अक्सर आपको ठहराव मिलेगा, इंतजार, यादों में लौटना, रिश्तों का धीरे धीरे पकना, ये सब थीम्स मिलती हैं। जैसे वो कहना चाह रहे हो कि जिंदगी के जो गहरे मतलब है ना, वो जल्दबाजी में नहीं मिलते। उसके लिए रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। रूह किताब भी शायद इसी का उदाहरण है। बिल्कुल, जड़ों की तरफ लौटना, अपनी पहचान को फिर से टटोलना, ये एक धीमी, मुश्किल लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। कोई फटाफट वाला समाधान नहीं है इसका। एक और अहम बात जो इन सारे सोर्सेस से निकल कर आती है, वो ये कि मीडियम भले ही बदल जाए, कभी स्टेज, कभी कैमरा, कभी कागज, लेकिन जो बेसिक सेंसिबिलिटी है, दुनिया को देखने का नजरिया है, वो कमोबेश एक जैसा रहता है। हाँ, कहानी आखिर में तो इंसान के अंदर की उथल पुथल, उसकी भावनाओं, उसकी तलाश की ही होती है। और शायद वो अनुशासन और एस्थेटिक्स का बैलेंस भी, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसकी जड़ें शायद तैराकी के दिनों तक जाती हों। हाँ, हो सकता है। कला में अनुशासन और आजादी का संतुलन बहुत जरूरी होता है, और इसके साथ ही अपनी प्रेरणाओं और प्रभावों को ईमानदारी से मानना और फिर उनसे आगे बढ़कर अपनी ओरिजिनल जगह बनाना, ये आज के यंग आर्टिस्ट्स और राइटर्स के लिए एक बहुत जरूरी सीख है कि मौलिकता वैक्यूम में नहीं आती। एग्जैक्टली। वो अक्सर परंपरा और अपने समय के साथ एक गहरे डायलॉग से ही निकलती है। तो इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद मानव कौल की एक तस्वीर सी जो बनती है, वो एक एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, पर शायद ये अलग अलग लेबल्स उतने जरूरी नहीं है जितना ये कि ये सब एक ही आर्टिस्टिक जर्नी की कड़ियां हैं। बिल्कुल सही कहा, एक ही खोज के अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, थिएटर से मिली वो पोइट्री और ठहराव उनके अभिनय के संयम में नजर आते हैं, और वही संवेदना उनके लेखन की इंटीमेट और गहरी भाषा बन जाती है। ये सब मिलकर उन्हें आज के आर्ट सीन में एक बहुत ही खास और पहचानी जाने वाली आवाज बनाते हैं, और वो उन कुछ रेयर कंटेम्प्रेरी कलाकारों में से हैं जो आर्टिस्टिक क्वालिटी और वाइड पॉपुलैरिटी के बीच एक बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। उनकी किताबें बेस्टसेलर होती हैं, उनके रोल्स पर बात होती है, उनके नाटक सालों साल चलते हैं। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में काफी दुर्लभ है आजकल।
तो इस पूरी बातचीत से सुनने वाले अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? शायद पहली चीज तो ये कि अपनी क्रिएटिविटी को किसी एक बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग अलग रास्ते तलाशने चाहिए। दूसरी बात, धैर्य का महत्व। चाहे आर्ट हो या जिंदगी का कोई और मैदान, अच्छी चीजें अक्सर वक्त लेती हैं। प्रोसेस को एंजॉय करना जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी, अपनी आवाज ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये आवाज अक्सर दूसरों से मिली प्रेरणाओं और प्रभावों के साथ बातचीत करके ही ज्यादा निखरती है। सही। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, मानव कौल ने थिएटर से शुरू किया, फिर फिल्में, ओटीटी, फिर लेखन, कविता, और अब उनकी चीजें अंग्रेजी में भी जा रही हैं। हाँ, ये यात्रा जारी है। तो ये यायावर कलाकार, ये लगातार चलने वाला मुसाफिर अब आगे किस अनजाने, अनदेखे आर्ट फॉर्म की तरफ कदम बढ़ा सकता है? या फिर क्या किसी कलाकार के लिए लगातार नई दिशाओं में चलते रहना ही एक तरह से अपनी जड़ों की ओर, अपने सेंटर की ओर वापस लौटने का एक तरीका बन जाता है? जैसे रूह में कश्मीर लौटना सिर्फ एक जगह लौटना नहीं था। हाँ, बल्कि खुद के अंदर लौटना भी था। तो क्या ये जो निरंतर गति है, यही अपने आप में एक स्थायी खोज है? इस पर सोचा जा सकता है। जरूर, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।